कोई भी देश यश के शिखर पर कोई भी देश यश के शिखर पर तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चले। ये एक महिलाओं के सम्मान में कोट्स है, और या मैं ये कहूँ कि किसी भी देश के शिखर पर पहुंचने का एक जरिया दर्शाया गया है। आप सोच रहे होंगे आज मैं ये बात क्यों बोल रही हूँ। आज मेरा बोलने का मकसद ये है कि जहाँ हम भारत को विश्व गुरु और क्या क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, सब कुछ कहते हैं, कि आज देश के मानचित्र पर आज विश्व के मानचित्र पर भारत एक अपना ही स्थान रखे हुए है, शक्ति के रूप में, विकास के रूप में, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय के प्रयासों से ये सब संभव हुआ है। और अभी नया साल बीता भी नहीं, इसकी खुमारी, इसका स्वागत खत्म भी नहीं हुआ। इसी बीच देश की राजधानी दिल्ली से एक दिल दहलाने वाला वारदात सामने आया, जहां एक ऐसी लड़की जो अपने परिवार की वो अर्निंग पर्सन थी और काम से लौट रही थी, उसको नशे में धुत 5 लोगों ने अपनी गाड़ी से करीब 12 किलोमीटर, सिर्फ सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसकी क्या दशा हुई होगी। जिन लोगों ने देखा, उनका ये जो न्यूज़ रिपोर्टर्स ने उस डेड बॉडी को देखा, उनका ये कहना था कि पता नहीं कितनी रातों तक हमें नींद नहीं आएगी। वाकई में सोचिए, जिसके तन पे कपड़ा नहीं था, जिसके हड्डियों पे मांस नहीं बचा था, 12 किलोमीटर बहुत लंबा फासला होता है। 12 किलोमीटर तक अगर एक व्यक्ति किसी गाड़ी में फंसा हुआ घिसटता हो, मैं ये नहीं जानती कि ये किसी की सोची समझी साजिश थी, उसकी किसी नानुकुर की सज़ा थी या क्या था, लेकिन 12 किलोमीटर अगर कोई डेड बॉडी, कोई जिंदा व्यक्ति, मुर्दा व्यक्ति खिसकता हुआ जाए 40 से 60 के स्पीड की गाड़ी में, तो उसकी क्या दशा होगी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये घटना है राजधानी दिल्ली की, जहाँ से देश के प्रधानमंत्री आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, पूरा मंत्रालय आता है। दिल्ली पुलिस को एक चाक चौबंद सुरक्षा टुकड़ी माना जाता है वहाँ। साथ ही दुर्भाग्य की बात यह है कि 3 चश्मदीद गवाहों ने इसे देखा, और उसमें से एक व्यक्ति उस गाड़ी का पीछा भी किया, और वो लगातार 1.5 घंटे से पीसीआर से कांटेक्ट में था, लेकिन पुलिस वहाँ नहीं आई। मैंने भी ये न्यूज़ कल पढ़ी थी, और मेरा मन आज तक इस बात से द्रवित है, क्योंकि हम भी महिलाएं हैं, आपके भी घर में महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं। देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर शर्मसार है, और एक बार फिर से निर्भया या ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई हैं फिर से संज्ञान में आई हैं, उजागर हुई हैं। एक बार फिर से लोगों ने विरोध स्वरूप आंदोलन किया है। उस लड़की के मोहल्ले वालों ने उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार किया है जब तक पोस्टमार्टम में के रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं होगी। मैं कल एक न्यूज़ चैनल देख रही थी, लाइव 24। संदीप चौधरी का ये चैनल है, और संदीप जी बड़ी बेबाकी से हर सवाल को उठाते हैं, और उन्होंने एक बहुत ही वाजिब सवाल उठाया जो अक्सर मेरे दिमाग में आता है कि ये आंदोलन, कैंडल मार्च शुरू तो होते हैं बड़े जोर शोर से, लेकिन फिर उसके बाद सन्नाटा। और ये सच है। पिछली घटनाओं को अगर हम ध्यान दें, निर्भया के ही घटना को अगर हम ध्यान दें,
तो आपको याद होगा हर शहर में सड़कों पे लोग उतर आए थे, कैंडल मार्च किया था, निर्भया के लिए न्याय की पुकार की थी। पर कुछ समय के बाद वो शांत हो गए थे और कोई माने या ना माने, निर्भया को इंसाफ दिलाया सिर्फ निर्भया की माँ की हिम्मत और उनके सब्र ने। और उसी निर्भया के नाम पर एक फंड निकाला गया जो इस तरह की महिलाओं की सुरक्षा के लिए था। और कल मैंने एक आंकड़ा देखा, उससे मैं बहुत आश्चर्यचकित हुई कि जितने फंड रिलीज किए गए थे महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उसके आधे के आधे भी खर्च नहीं हुए। आखिर क्यों? अगर एक फास्ट ट्रैक बनाया गया, अगर एक फंड रिलीज किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो फिर उसे कारगर क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे किसका हाथ है? अगर मैं कहूँ कि इसके पीछे सरकार की नाकामी है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और शायद यहाँ पे ध्यान दिया जाता तो आज एक बेटी जो अपने परिवार की बैकबोन थी, जो एक सिंगल अर्निंग पर्सन थी, जो अपने माँ की दवाइयों का, अपने भाई बहनों के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेकर के चल रही थी, वो शायद जिंदा होती। या मैं कहूँ कि अब घर वाले अपनी बेटी को जल्दी बाहर भेजना भी नहीं चाहेंगे। हालांकि हर घटना के बाद ऐसा होता है, फिर उस पर लिपापोती कर दी जाती है और चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। और यहाँ भी होगी। जिस तरह से दिल्ली पुलिस का शर्मसार चेहरा सामने आया है, वो आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है, उससे हम न्याय की क्या आशा कर सकते हैं? लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इस समय सरकार खामोश है। इस तरह के मामलों में सरकार कुछ भी नहीं बोलती है। कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी शायद करनाल साइड में, और बहुत ही बीभत्स रूप से उस लड़की की डेड बॉडी बरामद हुई थी, लेकिन उस पे पेंडिंग ही है। ऐसा कोई फास्ट ट्रैक का कोई रिजल्ट, कोई कार्रवाई नहीं की गई। और मुझे लगता नहीं कि सुल्तानपुरी के भी केस में कुछ होगा, या उत्तराखंड की अंकिता का मामला ले लें, या हाथरस का मामला ले लें, कोई भी मामले ले लें, ऐसे हादसे होते रहते हैं। और अक्सर इसमें दोषी धनाढ्य घरों के बिगड़ी हुई औलादें होती हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों, बहुत बड़े बिजनेसमैन हों, या फिर कोई प्रशासन का उच्च पदस्थ व्यक्ति का रिश्तेदार बेटा, या फिर कोई और हो। आखिर कब तक महिलाओं के साथ ऐसा होता रहेगा? और जहां हम बात करते हैं कि हम चांद पे जा पहुंचे हैं, हम सैटेलाइट में सबसे आगे हैं, हम टेक्नोलॉजी में सबसे आगे हैं, हम शक्ति में सबसे आगे हैं, हमने देश की क्राइम पर कंट्रोल कर लिया है, लेकिन क्या ये घटनाएं किन आंकड़ों की तरफ संकेत करती हैं? मैं भारत की नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते ये सवाल पूछना चाहती हूँ, और मुझे पूरा हक है। हो सकता है आप लोग सोच रहे हो कि यंग 40 में आज मैं कैसा सवाल और किस तरह की बातचीत कर रही हूँ, तो हम एक जिम्मेदार तबके से आते हैं। तो हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, इस तरह के बिगड़ैल चीज़ों का विरोध करना चाहिए, और न्याय के लिए हमें सरकार पर दबाव बनाना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आज आपके साथ ये नहीं हुआ तो कल ना हो, या आपके घर में बेटी ना हो, बेटी नहीं होगी आज कल बहू होगी, बहन नहीं होगी कल भाभी होगी, माँ होगी। बिना औरतों के तो कोई भी घर नहीं होगा। तो मैं खास करके जो
एनजीओज़ हैं, जो समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो पेपर के फ्रंट पेज पे आने की जद्दोजहद में लगे रहती हैं, जो न्यूज़ चैनल में आने के लिए लगे रहते हैं, जो फंड की दरकार करते हैं, जो लोगों से आर्थिक सहायता मांगते हैं समाज सेवा के लिए, मैं उनसे भी पूछना चाहती हूँ कि उनकी समाज सेवा का ढांचा क्या है, उनकी समाज सेवा का नेचर क्या है और उनका अपना प्रयास क्या है। क्या सिर्फ मेकअप लगे चेहरों को समाज के सामने लाना ही समाज सेवा है? तो ऐसी समाज सेवा बंद कर दीजिए। या फिर आपको इन घटनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ये लगता है कि आप बहुत सक्षम हैं और आपकी बेटियों के साथ ऐसा नहीं होगा, भगवान करे किसी भी बेटी के साथ ऐसा ना हो। इसके लिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा, हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं और हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। इंसान होने के नाते इंसानियत को बरकरार रखना भी हमारा सबसे प्रमुख कर्तव्य है। अभी न्यू ईयर में मैं देख रही थी 1 तारीख की दोपहर को बस स्टॉप या मेट्रोज में ज़्यादातर 12 साल से लेकर के 18 साल के लड़के लड़कियों की बहुत भीड़ थी, वो कपल में थे। मैं सोचती हूँ हमारे संस्कार कहाँ जा रहे हैं? जो पारिवारिक संस्कार संस्कृति होते हैं, जो सीख होती है, जो एक मॉरलिटी होती है, आखिर वो कहाँ गुम है? 12 से 14, 14 से 16 या 18 साल के ये बच्चे जिन्हें अपने आप को संभालना भी नहीं आया है, वो एक रिलेशनशिप में होते हैं। ऐसा लगता है जैसे लाइफ में अगर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड नहीं है तो जिंदगी ही नहीं है। क्या हम इस बात की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हमारे प्राथमिक शिक्षा में ही कहीं कमी है? परिवार में जो संस्कारों में जो उन्हें मिलना चाहिए वो हम देने में अक्षम हैं। क्या सिर्फ लड़कियों को ही ये सीख दी जानी चाहिए? मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि आजकल जो पहनावा, जो ड्रेसिंग हो गई है, वो सबकी तो बात नहीं करती हूँ, लेकिन मैक्सिमम फुहड़ता के दायरे में आती है। हो सकता है मेरी इस बात से कुछ लोगों को क्रोध आए और कुछ लोग मुझसे डिसएग्री हों, लेकिन इसमें कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है कि आज का जो ड्रेसिंग है वो तन ढकने से ज़्यादा तन दिखाने में विश्वास करता है। साथ ही साथ मैं शिक्षा में एक ये भी बदलाव चाहती हूँ कि एक पीरियड कम से कम ऐसा होना चाहिए जिसमें संस्कारों की शिक्षा दी जाए, संस्कृति की शिक्षा दी जाए। अगर बेशरम रंग पे आप भगवा पे सवाल उठाते हैं तो ये भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को भगवा का सही अर्थ बताएं, भगवा की सही पहचान बताएं और भगवा का महत्व बताएं। एक समय था जब एक लड़की पूरे गांव की बेटी होती थी, पूरे आस पड़ोस की बेटी होती थी, लेकिन आज शायद 4 फ्लोर का एक सोसाइटी फ्लैट है तो उसमें शायद 2nd फ्लोर पे कोई लड़की रहती है तो 1st और 3rd वालों को भी नहीं पता होता कि वो लड़की वहाँ रहती है। बेटी मानना तो दूर की बात है। तो मैं कल से वॉच कर रही थी न्यूज़ चैनल पे और मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आक्रोश आता है इस तरह की घटनाओं को सुनकर, जहां हम इस बात पे सीना ठोकते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है और हम विदेशों में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो भाई ज़रा गिरेबान में देख लीजिए कि आपकी बेटियों की क्या दुर्गति हो रही है। आपकी बेटियां
कहाँ कहाँ प्रताड़ित हो रही हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ सिर्फ स्लोगन रह गया है, क्योंकि अगर गर्भ से बच गई तो बलात्कार से नहीं बचेंगी, बलात्कार से बच गई तो दहेज के दानों से नहीं बचेंगी, दहेज के दानों से बच गई तो घरेलू हिंसा से नहीं बचेंगी, और घरेलू हिंसा से बच गई तो वृद्धाश्रम जाने से नहीं बचेंगी। तो ये कोख से चिता तक का सफ़र उनका कैसा होगा, थोड़ा इस पे भी बात कर लें और इस पे भी नज़र डाल लें। तो एक बार फिर से मैं कहती हूँ, सुल्तानपुरी की घटना कोई नई घटना नहीं है। 50 मिनट में महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों के 3 केस फाइल होते हैं। सोच लीजिए हम किस विकास की ओर जा रहे हैं और हम किस भारत का निर्माण कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। ना मेरे होठों पे स्माइल है और ना मैं आपसे कहूँगी कि स्माइल करते रहिए, हर चीज़ का इलाज स्माइल है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, ये एक बहुत बड़ा दीमक है जो महिलाओं की सुरक्षा को लगातार छलनी कर रहा है। मैं हर माँ बाप से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी बच्चियों को सुरक्षित रखें, अपनी बच्चियों को सावधान रखें और अपने बेटों को भी संस्कार संस्कृति जरूर सिखाएं, महिलाओं की इज्जत करना सिखाएं। आज के लिए इतना ही। फिर किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पे आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। सिर्फ अपनी ही बेटी नहीं, पड़ोस की बेटी पे भी नज़र रखें, कहीं उसकी सुरक्षा पे किसी की गंदी नज़र तो नहीं है।